हेलो, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज एक नया सेशन, एक टॉपिक स्टार्ट किया है और आप ध्यान रखिएगा और विश्वास रखिएगा। थंबनेल देखकर आपको टाइटल पता चलेगा, हाँ इससे बाहर बिल्कुल भी कुछ नहीं, इससे बाहर बिल्कुल भी कुछ नहीं। टॉपिक क्या होने वाला है? टॉपिक हमारा आज आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा, यानी कि मौर्य धर्म। आज हम मौर्य धर्म के बारे में स्टडी करेंगे, हर वो छोटी बड़ी चीज जानने की कोशिश करेंगे कि मौर्य धर्म बना कैसे, क्या नहीं था। सर देखिएगा, आज जो भी मेरे व्यूवर्स या जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो, बैंक वाले हो, एसएससी वाले हो या सिविल वाले हो, एवरीबॉडी, जितना भी मौर्य धर्म होता है संपूर्ण रूप से आपके सामने समस्त रूप से पेश हुआ हूं मैं आज एक नए सेशन के साथ, मौर्य धर्म के साथ। तो ध्यान रखिए। देखिएगा, मौर्य धर्म की जानकारी। मौर्य धर्म, सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि मौर्य धर्म है क्या, मौर्य धर्म बना कैसे, ये सबसे पहले कहाँ था, कैसे क्या नहीं था, तो समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हमारा बन जाता है कि मौर्य धर्म की जानकारी क्या है। मौर्य धर्म कह लो या मौर्य वंश कह लो, मौर्य वंश की जानकारी क्या, जानकारी, मौर्य धर्म की जानकारी यानी सोर्स हमें कहां कहां से प्राप्त होते हैं। तो आप जानेंगे मौर्य वंश की जानकारी के लिए हमें कुछ विशेष किताबें पढ़नी पड़ती है। मैं आपको सारी की सारी किताबें बताता हूं और इन किताबों को जब आप पढ़ोगे तो आपको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होगी। बहुत बेसिक्स से लेकर चलेंगे मौर्य वंश को और बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। मौर्य वंश की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है? तो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की किताब क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सोमदेव की कथा सरित सागर से हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और छोमेंद्र की किताब का नाम है बृहद कथा मंजरी। क्या नाम है? बृहद कथा मंजरी। विशाख दत्त की किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की किताब का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। और एक पतंजलि का महाभाष्य जब हम पढ़ते हैं तो हमको किस धर्म की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। देखिएगा सर, ये तो आपको मैंने कुछ किताबें बताई जिनको पढ़कर आप जब जानोगे और आप समझोगे कि मौर्य वंश आखिरकार है क्या, क्या इन पुस्तक से मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। तो हम कुछ जान लेते हैं धार्मिक सोर्स भी। ये तो मैंने आपको बता दी किताबों के नाम, तो कुछ धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी हम जानना जरूरी समझते हैं कि ऐसे कौन से धार्मिक ग्रंथ हैं जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान से समझेंगे हम धार्मिक सोर्स के बारे में। आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे ध्यान रखिए, ये बौद्ध ग्रंथ, आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म हो गया और एक जैन धर्म हो गया। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा। जैसे बौद्ध धर्म, आप श्रीलंका को तो जानते हैं क्या? श्रीलंका, जैसे श्रीलंका के दो बड़े महाकाव्य हैं। श्रीलंका के दो बड़े महाकाव्य, एक का नाम क्या है? दीपवंश और एक का नाम महावंश। यानी एक का नाम हो गया दीपवंश और एक का नाम हो गया महावंश। ये दोनों दीपवंश और महावंश कहां पर है? देखिएगा, जिस प्रकार से भारत के दो बड़े महाकाव्य, एक का नाम रामायण और दूसरे का नाम महाभारत कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका के दो बड़े महाकाव्य, एक का नाम महावंश और दूसरे का नाम दीपवंश कहा जाता है। पेपर में आ जाए श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो आपको पता होगा सिलोन या सिंघली कहा जाता है, सिंघाल कहा जाता है। श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि या पाक जल डमरू अलग करता है भारत को श्रीलंका से। ठीक, ओके, आगे देखिएगा। और आपको बता दूं, जैसे एक दिव्यावदान हो गया और महाबोधि वंश हो गया और एक महाकाव्य श्रीलंका के दो महाकाव्य याद रखने। महावंश से हमको ये पता चलता है मौर्य वंश की जानकारी, दीपवंश से हमें ये पता चलता है मौर्य वंश की जानकारी, दिव्यावदान से और महाबोधि वंश से हमको सब किसके बारे में पता चलता है? तो मौर्य वंश के बारे में हमें पता चलता है। अच्छा, ये तो आपके हो गए जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म के कुछ सोर्स, ये हो गए आपको बौद्ध धर्म के कुछ सोर्स। अब हम बात करते हैं सर आगे अगले पॉइंट पर, जैन धर्म। व्हाट इज जैनिज्म, सोर्सेस ऑफ मौर्य वंश। ठीक है सर, देखते हैं क्या होगा। मौर्य वंश में हम चलते हैं तो आगे पता चलता है। मौर्य वंश में किताब पढ़ेंगे कौन सी? कल्पसूत्र। मौर्य वंश में जब आगे चलते हैं तो एक ग्रंथ को पढ़ेंगे कल्पसूत्र, जिसको पढ़ने के बाद हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक पढ़ेंगे भद्रबाहु।
कल्पसूत्र किसने लिखी है? भद्रबाहु ने लिखी है। किसने? कल्पसूत्र किसकी है सर? भद्रबाहु ने लिखी है, इसके पता चलता है। और एक होता है हेमचंद्र। हेमचंद्र की पुस्तक का नाम है क्या? परिशिष्ट पर्वन। यानी कि भद्रबाहु की किताब कल्पसूत्र को पढ़ने के बाद हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और दूसरी हेमचंद्र की पुस्तक जो थी परिशिष्ट पर्वन को पढ़ने के बाद हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो सर ये तो हमारा वो पॉइंट है जिस पुस्तक या जिस धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब हम ये बात जानने की आगे कोशिश करेंगे कि आखिरकार मौर्य वंश था क्या। एक बात आप समझ लीजिएगा, मौर्य वंश का फाउंडर या मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक मतलब किसको कहते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जब ये मौर्य वंश का नाम मौर्य वंश कैसे पड़ा, तो अधिकांश इतिहासकारों का मानना यह है कि चाणक्य ने इसका प्रतिपादन किया। चाणक्य का नाम देखिए, चाणक्य के पिता का नाम चणक और माता का नाम चड़की था, और बेटे का नाम चाणक्य था। चणक और चड़की जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बेटे ने ब्राह्मण धर्म अपना लिया। और देखिएगा, चाणक्य के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे भारत का मैकियावली किसे कहते हैं, भारत का दूरदर्शन किसे कहते हैं। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, और इसी के लिए बहुत सारे नाम आपको बताऊंगा अभी यहाँ पर। चाणक्य, ठीक है ना, कौटिल्य भी इसी को कहते हैं, विष्णुगुप्त भी इसी को कहते हैं, चाणक्य भी इसको कहते हैं, भारत का मैकियावली भी इसी को कहते हैं, भारत का दूरदर्शन भी इसी को कहते हैं। आगे चलते हैं सर, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक था वो मौर्य वंश का था, लेकिन इतिहासकारों का कहना है माता का नाम मुरा था। जंगल में चंद्रगुप्त मौर्य अपने मामा के साथ मोर पालक जाति का काम किया करता था, तो उसी के आधार पर चाणक्य ने इसके वंश का प्रतिपादन किया। माता मोरा पुत्र मौर्य रखा गया, क्योंकि बचपन में से मोर पालक जाति का काम किया था। अब हम इस बात को जानने की जरा कोशिश करेंगे सर। बहुत दिनों तक तो हमें इस बात का पता नहीं चला कि चंद्रगुप्त मौर्य है कौन, समझ रहे ना। काफी वक्त तक तो हमें इस बात का पता ही नहीं चला कि चंद्रगुप्त मौर्य है कौन, क्योंकि उस समय बहुत सारे हमारे यूनानी इतिहासकारों का टाइम हुआ करता था। यूनान के लोग इनको अलग अलग भाषा में कुछ अलग अलग कहा करते थे। हम रहे हिंदी मीडियम के, हिंदी भाषी हिंदुस्तानी लोग, तो हमको तो इस बात का पता ही नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य ये है। हालांकि पता था, लेकिन नाम जब यूज होता था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात हो रही, तो हमको कुछ नहीं पता था। कुछ लोग इसे एंड्रोकोटस कहते थे, कुछ लोग इन्हें सैंड्रोकोटस कहते थे, कुछ एंड्रोकोटस कहते थे। हमको ये नहीं पता चलता था कि सर चंद्रगुप्त मौर्य है कौन। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, इस बात को सबसे पहली बार किसने बताया? तो सर जॉन विलियम ने बताया। सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो सर जॉन विलियम था। ये वही सर जॉन विलियम है जिन्होंने क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। सर क्या किया है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में इसकी स्थापना कराई गई थी। इन्हीं ने सबसे पहले बताया था। लेकिन आपको एक बात और जाननी होगी कि सर जब चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो सर इससे पहले इसको लोग कुछ और कहा करते होंगे। देखिए हाँ, हर एक पेपर में आपको एक मिलेगा, एग्जाम में कोई अच्छी किताब पढ़ोगे 2 मिल जाएगा, किसी और ने बताया तो 3 मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको संपूर्ण जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कौन सा इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या कहता है, आप समझिएगा। यूनानी इतिहासकार है सबसे पहले देखिएगा स्ट्रैबो। कौन? स्ट्रैबो और जस्टिन, ये 2 यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस कहा है। क्या कहा? सबसे संभल के देखिएगा। ये कुछ शब्दावलियां ऐसी हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आपको समझ में आएगा। अच्छे से कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिएगा सर। स्ट्रैबो प्लस जस्टिन नामक विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा काम लिया? तो सैंड्रोकोटस कहा है। सैंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? तो आप बता पाओगे, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा जाता है। किसने कहा? तो आप ये भी बता पाओगे। अगला टर्म देखिएगा, अगले विद्वान 2 यानी कौन है? एक एरियल है, एक एरियल प्लस प्लूटार्क। ये भी यूनानी है। एरियल प्लस प्लूटार्क
जो विद्वान थे, इन्होंने क्या करा, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द का मिल लिया एंड्रोकोटस। क्या नाम मिल लिया, एंड्रोकोटस। यहाँ सैंड्रोकोटस कहा गया तो यहाँ पर एंड्रोकोटस कहा गया। लेकिन एक का नाम है फिलाकस, एक का नाम, इसका नाम है टोलमी फिलाकस, लेकिन मैंने लिख दिया है फिलाकस। तो फिलाकस नामक व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शब्द काम में लिया सैंड्रोकोटस। समझना, यहाँ है सैंड्रोकोटस और यहाँ पर है सैंड्रोकोटस, डबल टा है, आधा टा, सैंड्रोकोटस और यहाँ सैंड्रोकोटस। तो ठीक है ना, ये सब नाम किसके हैं, चंद्रगुप्त। ये सैंड्रोकोटस किसे कहा जाता है, एंड्रोकोटस किसे कहा जाता है, सैंड्रोकोटस किसे कहा जाता है, किस किस विद्वान ने कहा, तो आप बता पाओगे चंद्रगुप्त मौर्य ने को कहा जाता है। ठीक सर, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आपको एक बात बता दे, देखिए टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं है, टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं है, आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आपको ये वाला वीडियो, मेरा भी फेवरेट है, मेरा भी ये फेवरेट है, तो मैं आपको इतना पढ़ा के जाऊं इसको, क्या कभी भी आप किसी के सामने जब खड़े हो जाओ तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हो ना, हाँ अच्छे से समझा सकते हो उसके लिए। तो अभी हमने जाना कि मौर्य वंश की जानकारी हमें किस किस पुस्तक से मिलती है, कुछ हमने धार्मिक ग्रंथों के बारे में जाना कि कौन कौन से धार्मिक ग्रंथों से इसके बारे में पता चलता है। फिर हमने इस बात को जानने की कोशिश की कि सर चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत सारे नाम हैं, तो वो नाम कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या कहा, और सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य को इंट्रोड्यूस किस व्यक्ति ने कराया, सर जॉन विलियम ने। ये कौन सा जॉन विलियम है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी 1784 में इसकी स्थापना हुई थी, की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन इस बात का ये बनता है, कुछ विद्वान ये कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था, कुछ कहते हैं ये शूद्र था, कुछ कहते हैं ये वैश्य था, और कुछ कहते हैं ये जो भी कहते होंगे, अब सब कुछ पता चल जाएगा कौन कौन क्या कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की आखिरकार जाति क्या थी, इसकी जाति क्या थी, तो इस बात को हम समझ लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी, जाति कैसे निर्धारण करें। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं जाति की अगर बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो आप इस बात को सोचोगे जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ, क्या आपको दिख रहा होगा, मैं जो एरो बना रहा हूं, यानी कि जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जितने भी ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में एक शब्द काम में लिया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शूद्र वर्ग में रखा गया। किस वर्ग में, शूद्र। कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी के मुख से जो निकला वो ब्राह्मण था, भुजाओं से जो निकला उसे क्षत्रिय कहा गया, पेट या जांग से जो निकला गया उसे शूद्र कहा गया, और उनके नाखून से जो निकला उसे वैश्य कहा गया। ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शूद्र बताया गया है, जबकि धार्मिक ग्रंथ है एक जैन और बौद्ध, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ जितने भी हैं उनमें सब के सब क्षत्रिय वर्ष में रखा गया। किस कुल में रखा गया, क्षत्रिय बताया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्षत्रिय, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में बताया गया। जबकि एक इतिहासकार है, उन्होंने पूरे का पूरा जीवन अपना एंशिएंट हिस्ट्री में दे दिया, जिनका नाम है रोमिला थापर। क्या नाम है, रोमिला थापर। इन्होंने एक शब्द काम में लिया वैश्य, इन्होंने क्या बताया, वैश्य बताया है। किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य वैश्य। लेकिन एक व्यक्ति है विशाख दत्त, विशाख दत्त की रचना है किताब, इसका नाम है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की किताब, इसका नाम मुद्रा राक्षस है। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द काम में लिया गया, किसका, वर्षल कुल में बताया गया। क्या शब्द काम में लिया गया, वर्षल। और वर्षल का मतलब होता है अर्थात निम्न कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, मतलब निम्न कुल में पैदा हुआ व्यक्ति। ये सब किसमें बताया गया, इसमें बताया गया। तो सर ये रही इसकी जाति। ब्राह्मण ग्रंथों में से शूद्र कहा गया, जैन और बौद्ध ग्रंथों में से क्षत्रिय कहा गया, रोमिला थापर ने इसे वैश्य बताया, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में से वर्षल अर्थात निम्न कुल में बताया। अच्छा, इस बात को, ये तो हमारे कुछ बेसिस फैक्ट या पॉइंट थे। एक आप बात मुझे बताइए कि किसने कहा था, एक स्टेटमेंट बहुत बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया था, कभी ना कभी बीपीएससी में भी पूछा गया था, कई बार रिपीट हुआ एक स्टेटमेंट आता था कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में स्टेटमेंट ही आते हैं, ना कि ऑप्शन आते हैं। और हम इस बैच को, यानी इस टॉपिक को जो पढ़ाना चाहते हैं, आपको पूरा पढ़ाना चाहते हैं। किसने कहा था, स्टेटमेंट में आपको लिखता हूं या ऐसे ही बोल देता हूं, किसने कहा था कि 6 लाख, समझते रहना, किसने कहा था कि 6 लाख की सेनाओं को साथ में लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला था।
मतलब किसने कहा है 6 लाख की सेनाओं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद दिया? तो आंसर इज द क्या होगा? प्लूटार्क। क्या होगा आंसर? प्लूटार्क। क्या होगा? प्लूटार्क। प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साथ में 6 लाख की सेनाओं को पीछे किया और पूरे भारत को रौंद दिया। ये स्टेटमेंट कई बार आता है एग्जाम्स में, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं। इस बात के लिए ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा, अब चाहता हूं मैं कि देखो वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए। वीडियो हम छोटे छोटे ही बनाएंगे, लेकिन हाँ उनमें दम बहुत होगा, पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको छोटी सी वीडियो बना कर दे रहा हूं। अगला पार्ट इसी के आगे बहुत जल्दी आपके साथ आने वाला है। तक आप इस पूरे पार्ट को लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 3-3 बार इस वीडियो को देखिएगा। जो 14 से 15 मिनट की मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ज्यादा बड़ी वीडियो मैं आपको नहीं दूंगा और छोटी छोटी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगला इसके आगे की कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कैसे होता है, पिता कौन थे, माता कौन थे। अभी सिर्फ हमने पहली वीडियो में केवल मौर्य वंश की जानकारी देखी है कि जानकारी हमें कहां से मिलती है, किस प्रकार मिलती है, धार्मिक ग्रंथ क्या है, कुछ किताबें क्या हैं, कुछ हमने इसकी जाति के बारे में जाना और इसके नाम के बारे में जाना। तो ठीक दोस्तों, इसी बात को कहना था। और चैनल को प्लीज सपोर्ट मी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक फैलाइएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।